होशियार हों और एहतियात करें। इस प्रोग्राम में ऐसे वाक़यात का तबसरा किया गया है जो बच्चों के लिए बिल्कुल ही नामुनासिब है। कहते हैं ऑल थिंग्स ह्यूमन चेंज। जब इंसान वक्त के साथ साथ मुसलसल बदल रहा है, तजुर्बात से बहुत कुछ अच्छा और बुरा सीख रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम वाकई किसी को जानते हैं? हर कोई एक मिस्ट्री है। हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना वो हमें दिखाते हैं। आज का सच्चा किस्सा बहुत परेशान कुन डिस्टर्बिंग है। हमें कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आप इस केस को सुनने के बाद क्या आसानी से लोगों पर एतमाद कर सकेंगे। ये है शेरी पपीनी की कहानी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर रेडिंग में शेरी की पैदाइश 11 जून 1982 को हुई थी। वालिदैन रिचर्ड और लोरेटा ग्रेफ एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखते थे। शेरी का बचपन अच्छे से गुजरा। जब शेरी 8वीं जमात में थी तो स्कूल में कीथ पपीनी नामी स्टूडेंट उसे मिला। कीथ 7वीं जमात में था, शेरी से 1 साल छोटा। दोनों एक दूसरे का पहला प्यार थे, लेकिन हाई स्कूल के बाद उन्होंने अलग अलग रास्ते इख्तियार कर लिए। शेरी किसी दूसरे शहर में रहने लगी और दोनों का फिर आमना सामना नहीं हुआ। सन 2006 में 24 साला शेरी ने डेविड ड्रेफस नामी यूएस आर्मी के प्लेटून सर्जेंट से शादी कर ली, पर शादी ज्यादा अरसे नहीं चली और सन 2007 में शेरी डिवोर्स लेकर वापस रेडिंग मुंतकिल हो गई। शेरी की मुलाकात कीथ से दोबारा हुई। कई साल बीत चुके थे मगर उन्हें ताल्लुक जोड़ने में देर नहीं लगी। 10 अक्टूबर 2009 उनकी बड़ी धूमधाम से शादी हुई, जिसके बारे में शेरी ने अपने ब्लॉग में सारी तफसीलात बताई। उसका लिबास यानी वेडिंग गाउन कहाँ से और कितने पैसों से खरीदा गया, शादी किस चर्च और रिसेप्शन हॉल में तय पाएगी, वगैरह वगैरह। वो कई सालों से इस ब्लॉग पर अपनी जिंदगी के बारे में लिखा करती थी, खास तौर पर कीथ के बारे में। वो ऐसी चीजें करता रहता है जो मुझे खुश करती हैं और मुझे और भी ज्यादा उससे प्यार होता जा रहा है। शादी के चंद सालों बाद उनके 2 बच्चे पैदा हुए। पहले एक बेटा टाइलर और फिर एक बेटी जिसका नाम वायलेट रखा गया। सन 2016 टाइलर अब 4 साल का था और वायलेट 2 साल की। शेरी AT&T के लिए अकाउंट एग्जीक्यूटिव की नौकरी करती थी। कीथ बेस्ट बाय नामी दुकान में कंप्यूटर डिपार्टमेंट में काम करता था। शेरी को उसके जानने वाले सुपर मॉम कहते थे। वो बच्चों पर जान निछावर करती थी, उनके साथ एक्टिविटीज पर जाती थी, कभी लाइब्रेरी या पार्क तो कभी पेंटिंग और क्राफ्ट्स करती थी। बच्चों की देखभाल और अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों को निभाते हुए बाकायदगी से जॉगिंग के लिए निकलती थी और खुद को टिप टॉप रखती थी। 2 नवंबर 2016 बुध यानी वेडनेसडे का दिन था। एक आम सा दिन था, लेकिन कीथ जब 5 बजे घर लौटा, आम सा दिन परेशानी में बदल गया क्योंकि कीथ ने 5:51 पर पुलिस से राब्ता किया। ये आने वाली ऑडियो उस 911 कॉल की असल रिकॉर्डिंग है। 911, what is your CHP transfer? Keith is on the line. Hello, can I help you? Yeah, I just got home from work and my wife wasn't there, which is unusual, and my kids should have been there by now from like daycare. So I was like, oh, maybe she went on a walk. I couldn't find her, so I called the daycare to see what time she picked up the kids. The kids were never picked up, so I got freaked out. So I hit like the Find My iPhone app thing, and it said that it showed her phone like at our end of our driveway. We don't have really good service. Okay. Not the end of our driveway, but the end of our street. But just drove down there, and I saw her phone with her headphones because she started running again. And I found her phone, and it's got like hair ripped out of it, like in the headphones. So I'm like totally freaking out, thinking like somebody like what's her grabbed her.
911 कॉल की रिकॉर्डिंग 5 मिनट की है। मैं उसका खुलासा, उसकी समरी आपको देती हूँ। कीथ ने ऑपरेटर को बताया कि उस दिन सुबह 10:47 को शेरी ने उसे टेक्स्ट मैसेज भेजकर पूछा था, क्या तुम लंच करने घर आओगे? कीथ ने उससे कहा था कि उसका सारा दिन काम में बहुत मसरूफ गुजरेगा, शाम में मिलते हैं। 5 बजे वो जब घर पहुंचा तो शेरी की गाड़ी ड्राइववे में मौजूद थी, लेकिन शेरी और बच्चे घर पर नहीं थे। कीथ ने सोचा कि शायद बीवी बच्चों को डे केयर से लाकर उनके साथ वॉक पर निकली होगी। कीथ ने शेरी को फोन किया। फोन बजता गया पर कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर तीनों का नाम पुकारा। आसपास के इलाके में शेरी और बच्चे नहीं मिले तो कीथ ने बच्चों के डे केयर को फोन किया, ये जानने के लिए कि शेरी किस वक्त बच्चों को लेने आई थी। वहां काम करने वाली औरत ने कहा, हम आपको कॉल करने वाले ही थे, आपके बच्चे अभी भी यहीं हैं, आज आपकी वाइफ उन्हें लेने नहीं आई है। कीथ ने 911 ऑपरेटर को बताया कि डे केयर वालों की ये बात सुनकर उसकी हवाइयाँ उड़ गईं। उसने फाइंड माय आईफोन की ऐप खोली, जिसमें उसने देखा कि शेरी के फ़ोन की लोकेशन उनके घर की सड़क के आखिर में थी। कीथ अपनी गाड़ी में बैठकर उस जगह को पहुंचा। सड़क के पार फ़ोन पड़ा था। फ़ोन पर सिंगर माइकल बुब्ले का गाना एवरीथिंग रिपीट पर चल रहा था। ये गाना उनकी शादी की रिसेप्शन में एंट्री पर लगाया गया था। आईफोन के साथ हेडफोन्स भी पड़े थे, जिनमें चंद सुनहरे बाल अटके थे। कीथ ने ऑपरेटर से कहा, मैं अब वाकई बहुत खौफजदा हूँ। लगता है कि वो जॉगिंग पर निकली थी और सड़क से किसी ने उसे अगवा कर लिया है। कीथ की माँ को डे केयर रवाना किया गया ताकि वो बच्चों को लेकर अपने घर ले जाए। कीथ ने सड़क के किनारे पुलिस का इंतजार किया। कुछ देर बाद शास्ता काउंटी शेरिफ ऑफिस के 2 डिटेक्टिव्स सार्जेंट काइल वॉलिस और कैप्टन ब्रायन जैक्सन वहां आ पहुंचे। सड़क के किनारे पड़ा फोन एक बहुत अहम और बड़ा इशारा था। शुरू से ही शेरी की गुमशुदगी को बहुत अर्जेंसी से लिया गया। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में क्या पूरे मुल्क में फैल गई। अमरीकी मीडिया, टीवी और न्यूज़ वाले जानते हैं कि इस किस्म की खबरें आवाम के लिए बहुत दिलचस्प होती है। जर्नलिस्ट ग्वेन आइफिल ने इसे मिसिंग वाइट वुमेन सिंड्रोम का नाम दिया है। एक गोरी औरत की जान खतरे में हो, पब्लिक उसे बहुत तवज्जो देती है। उस औरत में उन्हें अपनी पड़ोसन, अपनी बहन, अपनी बेटी दिखाई देती है। अगर उसी वक्त कोई वुमेन ऑफ कलर, काली हो, ब्राउन हो, अगर वो लापता हो जाए तो पब्लिक को वो मुख्तलिफ नजर आती है। ये सच है कि लोग उसे तलाश करने में इतना दिल, इतनी जान नहीं लगाते। बहरहाल शेरी पपीनी को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। सैकड़ों लोगों ने, पड़ोसियों ने, शहरियों ने, वॉलंटियर्स ने, सर्च पार्टीज सब उसकी तलाश में निकले। शेरी के मिसिंग पर्सन पोस्टर्स पर लिखा था कि वो 34 साला गोल्डन बाल, नीली आंखों वाली औरत थी, जिसकी हाइट 5 फुट 3 इंच थी, वजन 105 पाउंड। एक एनोनिमस डोनर ने पुलिस को फोन करके $50,000 का वादा किया अगर अगवाकार उसके किडनैपर्स कोई रैंसम की रकम मांगते हैं। कीथ ने एक गो फंड मी पेज कायम किया, जिसमें बहुत जल्द $49,000 जमा हो गए। डिटेक्टिव्स ने भी अपनी तफ्तीश शुरू की। आईफोन और हेडफोन्स पर शेरी के फिंगरप्रिंट्स और उसका डीएनए मिला। गोल्डन बाल शेरी के थे। अफसोस के अगवाकार का कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। फिर इन्वेस्टिगेटर्स ने शेरी और कीथ के पड़ोसियों से पूछगछ की। एक राहगुजर सामने आया जिसने शेरी को सनराइज ड्राइव पर जॉगिंग करते हुए देखा था। शेरी ने काले रंग की लेगिंग्स, गुलाबी नाइकी हुडी शर्ट पहनी हुई थी। आदमी ने बताया कि उस वक्त दोपहर बाद 2 बज रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी तवज्जो कीथ पर डाली। अक्सर जब विक्टिम औरत होती है तो कातिल उसके करीब का कोई मर्द होता है। ऐसे कई केसेस सुनने में आए हैं जिनमें शौहर खुद अपनी बीवी को कत्ल करके ये जाहिर करता है कि वो अपने बच्चों को छोड़कर नई जिंदगी की तलाश में भाग गई है। उन्हीं दिनों कीथ ने टीवी जर्नलिस्ट को कई इंटरव्यूज दिए जिसमें वो रोते हुए अगवाकारों से इल्तिजा कर रहा था कि वो उसकी बीवी को लौटा दें।
क्या वो ढोंग कर रहा था? कीथ को कई दिनों तक पुलिस स्टेशन में इंट्रोगेट किया गया। वो कहता रहा कि वो कुछ नहीं जानता था। वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी से बेहद खुश थे। उनके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं था। कीथ के बेस्ट बाय के खलीग से पूछगछ की गई। उनका कहना था कि वो सारा दिन दुकान से नहीं निकला था। कीथ को लाई डिटेक्टर टेस्ट दिया गया, जो उसने आसानी से पास कर लिया। पुलिस ने उसे मुश्तबा अफराद यानी सस्पेक्ट की लिस्ट से हटा दिया, लेकिन चंद लोगों का मानना था कि कीथ का बीवी की गुमशुदगी में जरूर दखल था। फिर आई बारी शेरवी के एक्स हस्बैंड की। उसके पास भी मजबूत एलिबाई था, और तो और वो रेडिंग कैलिफोर्निया से काफ़ी दूर रहता था। इसके बाद डिटेक्टिव्स ने शेरवी के फ़ोन की छानबीन की। मालूम हुआ कि उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ख़वातीन के नामों के नीचे 2 कॉन्टैक्ट्स असल में मर्दों के फ़ोन नंबर्स थे। वो शेरवी के एक्स बॉयफ्रेंड्स के नंबर थे। क्या कीथ एक जलस शौहर था, जिसके डर से शेरी ने अपने फ़ोन में एक्स बॉयफ्रेंड्स के नाम लिखने के बजाय औरतों का नाम लिखा था? क्या शेरी का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और उसके लवर ने उसे अगवा कर लिया था? डिटेक्टिव जानते थे कि इस केस में एक और इम्कान था, जो बहुत खौफनाक पॉसिबिलिटी थी। रेडिंग के रहने वालों को टेरा स्मिथ का नाम याद था। अगस्त 1998 16 साल टेरा स्मिथ जॉगिंग के लिए घर से निकली थी और फिर कभी नहीं दिखाई गई। इत्तेफाक से शेरी और टेरा एक ही स्कूल जाती थी। वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानती थी। उनकी शक्ल भी मिलती जुलती थी। क्या कातिल ने बरसों पहले टेरा को कत्ल करके अब उसकी हम शक्ल को अगवा कर लिया था? डिटेक्टिव्स ने तकरीबन 400 लोगों को इंटरव्यू किया, लेकिन उनकी तफ्तीश वहीं की वहीं रह गई और FBI एजेंट्स इस केस के इंचार्ज कर दिए गए। शेरी की गुमशुदगी को 3 हफ्ते गुजर गए थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शेरी के खानदान वाले दिन ब दिन मजीद मायूस हो रहे थे। 24 नवंबर 2016 4:30 बजे अमेरिकन थैंक्सगिविंग का दिन शुरू होने को था कि इस केस ने एक हैरान कुन मोड़ ले लिया। 22 दिन से लापता शेरी पपीनी योलो काउंटी के इंटरस्टेट 5 नामी हाईवे के किनारे भागते हुए नजर आई। वो अपने घर से 150 मील दूर थी। राहगुजर ट्रक ड्राइवर ने रोककर उसकी मदद की। हम उसकी 911 कॉल की रिकॉर्डिंग आपको सुनाने वाले हैं। 911 emergency, what are you reporting? Hi, I have an emergency. There's a lady on the side of the road needing help. She's chained up, her vision's blurry, and she needs an ambulance. Do you see her chained up? Yes, her name is Sherry Panini. ट्रक ड्राइवर ने बताया कि शेरी जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उसे चक्करें आ रही थी और एम्बुलेंस की जरूरत थी। पुलिस अफसरान जब बताई हुई जगह पर पहुंचे तो उन्हें शेरी का हुलिया देखकर बहुत तरस आया। उसकी कमर पर जंजीर लपटी हुई थी। एक हाथ अभी भी जिप टाई से जंजीर से जुड़ा हुआ था। चेहरे पर बेशुमार जख्म थे। नाक सूजी हुई थी और उसके लंबे गोल्डन बाल बेतरतीब कटे हुए थे। शेरी को अस्पताल ले जाया गया। उसके कपड़े फोरेंसिक लेबोरेटरी भेजे गए। चेकअप के बाद ये तफसीलात सामने आई। 1. शेरी की नाक फ्रैक्चर हुई थी। 2. उसके सारे जिस्म पर चोटों के निशानात थे। मोटे गोमड़े थे। निशानात कुछ काले, कुछ नीले पीले, कुछ नए और कुछ पुराने थे, जिससे वाजे हुआ कि उसे कई बार मारा पीटा गया था। उसके बाजुओं और टांगों पर लाल रंग की खराशें थी, रैशेस थे। 3. शेरी को रेप नहीं किया गया था। 4. शेरी के दाएं कंधे यानी राइट शोल्डर पर उसे गर्म लोहे से ब्रांड किया गया था, जैसे गायें बकरियों को फार्मर्स ब्रांड करते हैं। अगवाकारों ने एक्सोडस 21:16 छापा था। ये बाइबल की एक लाइन है जिसका मतलब था, अगर किसी ने किसी को अगवा किया है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। 5.
शेरी का वजन 105 पाउंड से 87 पाउंड को पहुंच गया था। वो पहले से दुबली पतली थी, अब तो उसकी हड्डियां और फसलियां दिखाई दे रही थीं। अगरचे शेरी शुरू में पुलिस से बात करने से हिचकिचा रही थी क्योंकि उसके सेक्स ट्रैफिकिंग अगवाकारों ने उससे कहा था कि वो उसे किसी बड़े पुलिस अफसर को बेचने वाले हैं। शेरी ने आखिरकार अपनी दर्दनाक दास्तान सुनाई। शेरी ने बताया कि उस दिन जब वो भाग रही थी, अचानक एक गहरे रंग की SUV गाड़ी उसके करीब रुकी। 2 मैक्सिकन नस्ल की औरतें जिन्होंने अपना मुंह ढका हुआ था गाड़ी से उतरी। औरतों ने अपनी पिस्तौल से शेरी को डराया, उसे आईफोन घास में फेंकने का कहा और फिर उसे जबरदस्ती गाड़ी में ठोसा, सर पर तकिए का गिलाफ चढ़ा दिया। शेरी ने डिटेक्टिव से कहा, मैं एक छोटे कमरे में बंद थी जहां खिड़कियों पर लकड़ियां लगाई गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले के हवाले कर देंगे। खरीदने वाला एक बड़े तबके का पुलिस ऑफिसर था। दोनों औरतें आपस में स्पेनिश में बात करती थीं। एक जवान थी, एक बड़ी उम्र की थी। बड़ी उम्र की औरत ने मुझ पर बहुत जुल्म किया। उसने मेरे बाल छुरी से काटे। एक दिन जब मैंने भागने की कोशिश की, उन दोनों ने मुझे खूब मारा, मेरी पीठ को गर्म लोहे से जलाया। वो मुझे जंजीरों से बंद करके क्लोजेट में छोड़ने लगी। टॉयलेट जाने नहीं देती थी। वहाँ एक बाल्टी रखी थी जिसमें कैट लिटर था। हफ्ते में एक बार उन्होंने मुझे नहाने दिया था। रोज़ खाने की मिकदार बहुत कम होती थी। भूख और कमज़ोरी से मुझे चक्करें आने लगी थी। फिर एक दिन उन्होंने मेरे सर पर कपड़ा डाला, गाड़ी में बिठाया और हाईवे पर उतार दिया। शेरी ने कई मुख्तलिफ मौक़ों पर डिटेक्टिव्स को अपना बयान दिया। उसे मज़ीद तफसीलात, छोटी मोटी डिटेल्स और याद आ रही थी। डिटेक्टिव्स ने दोनों अगवाकारों के स्केचेस बनवाए और मीडिया में आम कर दिए। पुलिस के लिए ज़रूरी था कि जल्द से जल्द मुजरिम पकड़े जाएं ताकि वो दूसरी शिकार न अगवा कर सकें। शेरी की वापसी से एक और मीडिया सर्कस शुरू हो गया। हर कोई जानना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ था, कौन से जुल्म हुए थे। लोगों को तो स्कैंडलस, सनसनी से भरी कहानियां बहुत पसंद आती हैं, लेकिन कुछ लोग सच में उसकी वापसी से खुश थे, उसके हाल पर फिक्रमंद थे। बड़ी तादाद में रेडिंग के शहरी एक पार्क में जमा हुए, गुलाबी कपड़े पहनकर, वेलकम होम के बैनर पकड़कर। मेयर मिसी मैकार्थर ने खुशी का इजहार किया और उन सारे वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने शेरी को ढूंढने में दिन और रात एक कर दी थी। शेरी की फैमिली, उसके रिश्तेदारों, दोस्तों ने उसका बहुत ख्याल किया, पसंदीदा खाने बनाकर दिए, दोनों बच्चों की देखभाल की, हर तरह से शेरी का साथ दिया ताकि वो इस दर्दनाक हादसे को भूलना शुरू कर दे, जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर सेहत याब हो जाए। हॉस्पिटल के इलाज और एम्बुलेंस का बिल हुकूमत की विक्टिम फंडिंग के जरिए मुफ्त में अदा किया गया। एंग्जाइटी और PTSD के इलाज के लिए थेरेपी सेशंस के भी पैसे नहीं देने पड़े। शेरी धीरे धीरे आम जिंदगी गुजारते हुए नजर आई, लेकिन पुलिस को वो 2 औरतें नहीं मिली। डिटेक्टिव्स ने अपनी तफ्तीश जारी रखी, लेकिन शेरी की कहानी में चंद ऐसी बातें थीं जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर रही थी। शेरी ने कहा था कि उसे सेक्स ट्रैफिकिंग के चक्कर में किडनैप किया गया था। अगवाकार शेरी को बेचना चाहते थे। इन्वेस्टिगेटर्स जानते थे कि ह्यूमन ट्रैफिकर्स कम उम्र कंवारी लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं। शेरी 34 साल की थी, 2 बच्चों की माँ थी। ह्यूमन ट्रैफिकर्स अपनी विक्टिम को बेचने से पहले एहतियात से रखते हैं। वो उसे क्या मार पीट कर, बाल काट कर, उसकी नाक तोड़कर, उसके जिस्म को जलाकर बेचना चाहेंगे। उनका तो फायदा होगा कि लड़की खूबसूरत से खूबसूरत दिखे। शेरी ने कहा था कि किडनैपर्स ने अचानक उसे छोड़ने का इरादा किया था। ह्यूमन ट्रैफिकर्स, ड्रग डीलर्स वगैरह संग दिल होते हैं। किसी को जान से मारना उनके लिए मुश्किल नहीं होता है, तो उन्होंने एक गवाह को जिंदा क्यों छोड़ा और उसे कैसे जाने दिया? इस किडनैपिंग से उनको क्या फायदा मिला? डिटेक्टिव इस केस को समझ नहीं पा रहे थे। देखते देखते महीने गुजर गए, लेकिन सन 2017 में एक बहुत अहम सुराग मिला। एक फोरेंसिक स्पेशलिस्ट को शेरी के अंडरवेयर और उसके लेगिंग से DNA का सैंपल मिला। हैरत की बात यह थी कि DNA
किसी औरत का नहीं था, बल्कि एक नामालूम आदमी का डीएनए था। शेरी ने कहा था कि अगवाकार सिर्फ 2 औरतें थीं। शेरी ने कहा था कि किसी ने उसे रेप नहीं किया था, तो ये डीएनए किस आदमी का था और डीएनए उसकी अंडरवेयर में क्यों था? डीएनए को क्रिमिनल डेटाबेस में डाला गया, लेकिन कोई मैच नहीं मिला। शेरी से एक दफा और पूछगछ की गई और उसने पहले का बयान दोहराया। और फिर सन 2019 में एक सीरियल किलर फैमिलियल डीएनए के नई टेक्नोलॉजी के जरिए पकड़ा गया। ये एक ऐसी टेक्निक है जो मुजरिम को उसके बाप, बेटे, कजन, चचा, मामा के डीएनए से मैच करके तलाश करती है। शेरी के केस में ऐसा ही हुआ। क्रिमिनल डेटाबेस में एक मुजरिम का डीएनए मिला जो कपड़ों पर पाए जाने वाले डीएनए से मिलता जुलता था, यानी कि शेरी के मुजरिम का कोई रिश्तेदार पकड़ा गया था और उसका डीएनए क्रिमिनल डेटाबेस में महफूज था। शेरी के कपड़ों पर, उसकी अंडरवेयर पर डीएनए एक जेम्स रेज नामी आदमी का था जो रेडिंग से 10 घंटे दूर कोस्टा मेसा कैलिफोर्निया में रहता था। जेम्स शेरी पपीनी का एक्स बॉयफ्रेंड था। 10 अगस्त 2019 इन्वेस्टिगेटर्स ने जेम्स रेस को थाने बुलवाया और उसे इंटरोगेट किया। जेम्स ने कहा, शेरी ने मुझे यकीन दिलाया था कि उसका शौहर उसे मारता है, पीटता है, जुल्म करता है और उसे भागने में मदद चाहिए। उसने मुझे सस्ता बर्नर फोन खरीद कर दिया जिस पर हम घंटों बात करके प्लानिंग करते थे। बताए हुए दिन पर मैं उसे लेने आया। उसने अपना फोन घास पर फेंका, मेरी गाड़ी में बैठ गई और वो कोस्टा मेसा मेरे साथ चली। मेरे अपार्टमेंट पहुंचकर उसने अपने बाल खुद से काटे, अपने जिस्म पर खुद चोटें डाली, कभी हाथ और मुक्के मारे तो कभी दीवार से टकराई, टेबल से टकराई। जब मैं टेक आउट मंगाता था वो बिल्कुल चुड़िया की तरह खाती थी। एक दिन उसने मुझे एक लकड़ी को जलाने की मशीन हॉबी लॉबी की दुकान से खरीदने को कहा। मुझसे अपने राइट शोल्डर पर ब्रांड करवाया। जब थैंक्स गिविंग का दिन करीब आने लगा, शेरी ने कहा, मुझे बच्चे याद आ रहे हैं, घर जाना है। हमने 10 घंटे का सफ़र तय किया और मैंने उसे हाईवे पर छोड़ दिया। मैं बेकसूर हूँ, मैं सिर्फ शेरी की मदद करना चाहता था क्योंकि मैं उससे अभी भी प्यार करता हूँ। डिटेक्टिव्स ने जेम्स रेस के घर की तलाशी ली। घर के फर्नीचर पर, जगह जगह कमरों पर, दीवारों पर शेरी का डीएनए और फिंगरप्रिंट्स मिले। एक कमरे से हॉबी लॉबी की रिसीट मिली जिसमें वो जलाने वाले आले की खरीदारी का सबूत था। 13 अगस्त 2019 शेरी और कीथ पपीनी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। शेरी को शुरू से ही डिटेक्टिव्स ने कई बार, बहुत बार मौका दिया कि वो खुद से सच बता दे, लेकिन वो अपने आप को 2 मैक्सिकन औरतों के हाथों विक्टिम जाहिर करती रही। आखिरकार शेरी को डीएनए और जेम्स रेस के बारे में बताया गया। उसने अपना सर झुका लिया और कहा, What? No. मैं तो जेम्स को दोस्त मानती थी, उसने मुझे अगवा किया था। क्यों? शेरी सच का सामना करने के बजाय सारा इल्जाम जेम्स पर ढकेल रही थी। डिटेक्टिव्स ने कीथ को कमरे से बाहर जाने का कहा। उसकी गैर मौजूदगी में वो फूट फूट कर रोने लगी और उसने कहा, मैंने गलती की है, मैं दूसरे मर्दों से बात करती थी, मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन ये जुर्म तो नहीं। पुलिस और FBI से झूठ बोलना, उनका कीमती वक्त ज़ाया करना, अपने शौहर, 2 छोटे मासूम बच्चों और चाहने वालों को परेशान करना, पूरे मुल्क में हलचल हवा मचा देना, हुकूमत के पैसे, पब्लिक की डोनेशन हड़प कर लेना, मैक्सिकन कम्युनिटी की औरतों को शक और गुस्से का निशाना बनाना, क्या ये सब जुर्म नहीं है? शेरी पपीनी ने अभी तक अपने इस नाटक की वजह नहीं बताई है, लेकिन उसके माजी से जुड़े कई लोग सामने आए हैं जिन्होंने बताया है कि शेरी लंबी लंबी छोड़ने की आदी थी, बेवजह झूठ बोलकर लोगों का अटेंशन हासिल करना चाहती थी। उस दिन थाने में बातचीत के बाद कीथ पपीनी ने डिवोर्स की कार्रवाई शुरू कर दी। वो नहीं चाहता था कि शेरी का साया
उसके बच्चों पर पड़े। 3 मार्च 2022 किडनैपिंग के ड्रामे के 5 साल बाद शेरी पपीनी को गिरफ्तार किया गया। सितंबर 2022 शेरी को 18 महीने कैद की सजा सुनाई गई, 3 लाख जुर्माने के साथ। दोस्तों, ये थी शेरी पपीनी की कहानी। बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा ज़रूर। आपको क्या लगता है, शेरी पपीनी ने ये घिनौनी हरकत क्यों की और क्या सज़ा काफ़ी थी? हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना